बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पिछले 3 दिन से तो आप तमाशा देख ही रहे हैं। पहले एक साहब आते हैं, फिर दूसरे आते हैं, फिर तीसरे आते हैं, और मोटो सिर्फ एक ही है, मंशूर सिर्फ एक ही पेश किया जाता है। 9 मई और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुल्क दुश्मन और गद्दार और इंतशारी टोला, इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है वो क्या कर रहे हैं, असल मसला ये है। जिनको मुकम्मल तौर पे जिनकी पुष्टपनाही की जा रही है, जिनको फॉर्म 47 दिया गया, जिनको पिछले 2 साल से उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमारी मिलिट्री लीडरशिप चल रही है, उन्होंने मुल्क का क्या हाल किया है। कुछ आदाद शुमार मैंने आपके सामने रखने हैं, और ये सरकारी आदाद शुमार हैं, मेरे या आपके तैयार करदा नहीं है, और ना ही ये किसी हुकूमत मुखालिफ अनासर ने तैयार की हैं, ना ही पीटीआई ने तैयार किए हैं, ना ही मौलाना फजल रहमान साहब ने तैयार किए हैं, ना ही किसी अपोजिशन जमातों ने। ये सरकारी आदाद शुमार हैं। ये आदाद शुमार मैं आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद आपको फिर बताऊंगा कि हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। हुकूमत की तरजीहात क्या हैं? इमरान खान को कैसे ख़त्म करना है। हुकूमत की तरजीहात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिमोलिश करना है। हुकूमत की तरजीहात हैं मीडिया को कैसे दबाना है, अदलिया को कैसे दबाना है, जजेस को कैसे धमकियां देनी है, पसंद के फैसले कैसे करने हैं, और सेंसरशिप कैसे आयद करनी है, सच को कैसे छुपाना है, झूठ को कैसे फैलाना है। ये है इस वक्त के तरजीहात। लेकिन ये जो अदाद शुमार हैं वो बिल्कुल अपोजिट एक नक्शा पेश कर रहे हैं, और इंतहाई भयानक नक्शा पेश कर रहे हैं। और शायद इसी वजह से, क्योंकि भयानक नक्शा जो सामने आ रहा है, और उसके बाद शायद इसी वजह से अब क्या हो रहा है, अब आईएसपीआर की तरफ से ये वाजे किया जा रहा है कि ये जो सरमायाकारी कौंसल बनाई गई है, उस सरमायाकारी कौंसल का मकसद किसी इदारे की जगह लेना या कब्जा करना नहीं है। आईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डीजी आईएसपीआर ने आईएसएफ के क़याम के मकसद को दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है। अब ये वजाहतें की जा रही हैं, और एक और प्रेस रिलीज जारी कर दिया है उसके अकॉर्डिंगली कि जी SIFC जो कौंसल बनाई हुई है, सरमायाकारी सहूलतकारी कौंसल, उन्होंने कहा जी कि ये मईशत के दीगर शोबों में फौज का किरदार हुकूमत की मंशा के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ सहूलत कारी का है, और इससे ज़्यादा पाक कुछ नहीं। पाक फौज की आला इंतजामी और टेक्निकल सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत चाहती है कि इससे पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए सहूलतकारी और राबता कारी के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो अपने क़याम के 1 साल के अरसे में SIFC ने इंतजामी पॉलिसी साजी और राबता कारी की सतह पर बेशबहा खिदमात अंजाम दी हैं। अब ये एक प्रेस रिलीज है जी उनका। अब आगे आपको मैं कुछ आदाद शुमार बता देता हूँ, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त हुआ क्या है। पिछले 10 महीनों में वफाकी हुकूमत ने, पिछले 10 महीनों में कौन सी है जी? काकड़ हुकूमत और ये PDM-2 हुकूमत फॉर्म 47 की, इसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। और उससे पीछे चले जाएं तो PDM-1 है, PDM-1, PDM-2, और ये अब PDM-2 के साथ काकड़ हुकूमत। वफाकी हुकूमत ने 10 माह के दौरान बैंकों से 60 खरब रुपया कर्जा लिया है। 60 खरब, 60 अरब नहीं, 60 खरब कर्जा लिया है। और 1947 से लेके अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं वफाकी हुकूमत PDM-1, PDM-2 और काकड़ सरकार ने कर्ज लेने के जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बैंकों से 10 माह के दौरान 60 खरब रुपया कर्जा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये आदाद शुमार जारी किए गए हैं। मैंने आपको बताया है, मेरे या आपके नहीं है, कि 10 माह यानी 1 जुलाई 2023, यानी PDM-1 शहबाज शरीफ साहब से 2 महीने पहले का वो 2 महीने, और 1 जुलाई 2023 से 26 अप्रैल 2024 तक, यानी कि अब से कुछ अर्से पहले तक, मुकामी बैंकिंग सेक्टर से 69 खरब और 96 अरब यानी कि 70 खरब रुपया कर्जा लिया है। 70 खरब, जो गुज़श्ता साल के इसी अरसे के दौरान 26 खरब 26 अरब रुपए के मुकाबले में 124% ज्यादा है। जिस हुकूमत को ये कहते हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत को और PTI की हुकूमत को, जिसको सारा दिन सुबह दोपहर शाम हर वक्त और एक प्रोपेगेंडा मुहिम चली हुई है, सरकारी सच और सरकारी झूठ फैलाया जा रहा है, ये PDM-1 ने अब डबल कर्जा ले लिया। पहले साल उन्होंने कितना लिया? पहले साल के मुकाबले में दूसरे साल 124% ज्यादा लिया है।
قرضہ، یعنی گزشتہ سال لیا 27 کھرب، گزشتہ سال 27 کھرب، اور اس آخری سال میں لیا 70 کھرب، جو ہے 124% زیادہ۔ حکومت نے اس دوران اسٹیٹ بینک کو 7 کھرب 35 ارب روپیہ خالص قرضہ واپس کیا، کیونکہ یہ IMF کی شرط تھی، لازمی شرط تھی کہ مرکزی بینک سے براہ راست قرضہ نہیں لے سکتی، لہذا براہ راست قرضہ لینے کے بجائے انڈائریکٹ قرضوں کی بھرمار کر دی ہے۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو ہلکی سی جھلک دکھائی ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے کیا کارنامے سر انجام دیے، اور پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں کہ حکومت نے بینکوں سے گزشتہ 2 ماہ کے دوران 700 ارب روپیہ اضافی قرض لیا تھا، جس کے بعد ان کا حجم 47 کھرب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ تو یہ تو ہے جی ہماری معیشت کی ایکچوئل صورتحال۔ اب ایک اور میں آپ کو اعداد و شمار کچھ ایک اور رکھتا ہوں۔ دیگر جو اعداد و شمار ہیں وہ توانائی کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ IPPs کو ادائیگیوں کا بوجھ 1800 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ IPPs کا وزارت توانائی اور وزارت خزانہ کو ادائیگیوں کے لیے انہوں نے دباؤ ڈالا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ IPPs کی ادائیگیوں کے لیے رقم کا اجرا کریں، اور نہ صرف رقم کا اجرا کریں اور فیول سپلائی بہتر کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے، اور IPPs کو ادائیگیوں میں تاخیر کرنے سے توانائی کی پیداوار میں کمی کا خدشہ موجود ہے، اور توانائی شعبے کا گردشی قرضہ 2310 ارب روپے کی سطح تک پہنچ چکا ہے۔ 2300 ارب روپے گردشی قرضہ پہنچ گیا ہے، اور IPPs کو ادائیگیوں کے لیے 140 ارب روپیہ اسی ہفتے جاری کیے جائیں گے۔ یہ تو ہے سچویشن جی ہماری اکانومی کی، اور ہماری سرمایہ کاری کونسل جو بھی ہے اب کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناش ہوا ہے۔ اب ہماری حکومت کی، ہماری سرکار کی پوری حکومتی مشینری کی، ریاستی مشینری کی ترجیحات کیا ہیں، وہ تو آپ نے DDISPR کی پریس کانفرنس سے سن لیا ہوگا۔ لیکن دوسری جانب جیل حکام نے عمران خان کے شوکت خانم ہسپتال سے خون کے ٹیسٹ کروانے سے انکار کر دیا ہے، اور 19 اپریل کو عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف نے میڈیکل چیک اپ کے بعد خون کے ٹیسٹ تجویز کیے تھے، اور جن سے ان کی صحت کی صحیح تشخیص ہونا ممکن تھا، اور لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو ایڈوکیٹ ہیں خالد یوسف، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اس بابت میں نے لیب کورٹ کو 2 بار درخواست کی، اور پہلی 29 اپریل کو جبکہ دوسری 8 مئی کو دی گئی۔ ڈاکٹر عاصم یوسف ذاتی معالج کی تجویز کردہ خون کے ٹیسٹ ابھی کے کروائے جائیں، اور ENT چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کاشف اقبال ملک کی عدالت میں منظوری دی، اور 11 مئی بروز ہفتہ تاریخ مقرر فرمائی، مگر جیل حکام کی جانب سے میڈیکل کروانے سے انکار کیا گیا، اور سابق وزیر اعظم پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف، جس پہ کئی قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، ان کے میڈیکل ٹیسٹ سے انکار پوری قوم کے لیے شدید اضطراب اور خدشات کا باعث ہے۔ یہ اور چونکہ عدالت نے حکم دیا تھا کہ یہ شوکت خانم سے کروائے جائیں، لیکن شوکت خانم سے ابھی تک ٹیسٹ نہیں کروائے گئے، اور یہ ہے ہماری حکومت کی ترجیحات۔ اب یہ خالد یوسف چودھری ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ بتا بھی دیا ہے اور ٹویٹ بھی کیا ہے، اور یہ اس طریقے سے یہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں وہ دیگر خبروں کا آپ کو معلوم ہے، تو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ کافی دگرگوں ہیں، اور صورتحال کو اتنی اچھی نہیں ہے جیسا کہ بتائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے اندر شیر افضل مروت صاحب کا معاملہ کافی سنجیدہ۔ عمران خان صاحب نے جو ہدایات جاری کی اس کے اکارڈنگلی پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی سے بھی اور پولیٹیکل کمیٹی سے بھی شیر افضل مروت صاحب کو مائنس کر دیا گیا ہے اور ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب عمر ایوب صاحب نے کہا ہے کہ جی شوکاز نوٹس بھی تیار کیا جا رہا ہے، اور شوکاز نوٹس بھی آئندہ چند دنوں میں شیر افضل مروت صاحب کو مل جائے گا۔ اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ پہلے ذرا تھوڑے سے جذباتی ہو گئے تھے، لیکن اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ کارکنوں کے جذبات کا احترام اور خان صاحب کے فیصلے کے احترام کے طور پر انہوں نے کہا کہ میں
मिस उमर अयूब खान के हालिया बयानात पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। मैं इन इश्यूज या किसी पार्टी इशू पर किसी मीडिया टॉक में बात नहीं करूंगा। मैं मीडिया से हत्तुल इम्कान बचने का इरादा रखता हूं। मैं पार्टी कारकुनान को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं उन्हें कभी मायूस नहीं करूंगा और खान साहब के किसी भी फैसले का एहतराम करूंगा। मेरा ख्याल है कि ये एक उनका दानिशमंदाना फैसला है और शेर अफजल मरवत साहब का, और ऐसा ही होना चाहिए। पार्टी डिसिप्लिन में रहें, और क्योंकि उन्होंने लंबी इनिंग्स खेलनी है, लंबी इनिंग्स इसी तरीके से खेली जा सकती थी। दूसरी जानिब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने कुछ तबादले किए हैं, तरक्कियां की हैं, तबादले किए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी टीम एडजस्ट कर रहे हैं जी, अपनी टीम को लेके आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले तो जनरल बाजवा साहब की टीम चल रही है और बहुत कम, क्योंकि जनरल बाजवा जो है वो जाने से पहले एक महीना पहले वो तकरीबन कोई 13-14 मेजर जनरल्स को प्रमोट कर गए थे, लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे पर तरक्की दे गए थे, और फिर एक कोर कमांडर पिंडी भी अपॉइंट करके गए थे। लेकिन कोर कमांडर पिंडी जो है उनको वो फैसला अमल नहीं हो सका था, आसिम मुनीर साहब ने उसको रोक दिया था। अब प्रमोशंस की हैं, 3 मेजर जनरल को प्रमोट किया है। एक है DGI-SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब जी, उनको प्रमोट कर दिया है, लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे पर तरक्की दे दी गई है। इसी तरीके से मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, उनको प्रमोट कर दिया है, लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे पर तरक्की दे दी गई है। और मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी साहब को जी बना दिया गया है कोर कमांडर पिशावर, और कोर कमांडर पिशावर रिटायर होंगे तो उनकी जगह पे वो संभाल लेंगे। और इसी तरीके से मेजर जनरल इनायत हुसैन वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, इनको बनाया गया है जी चीफ ऑफ लॉजिस्टिक सेल कर दिया गया अपॉइंट। और जो चीफ ऑफ लॉजिस्टिक सेल थे नुमान ज़करिया साहब, जिनको जनरल बाजवा साहब ने कोर कमांडर पिंडी लगाया था रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले, तो वो नहीं हो सके थे, और अब उनको पोस्टिंग दी गई है। चीफ ऑफ लॉजिस्टिक सेल से निकालकर उनको कोर कमांडर मंगला लगाया गया है। और कोर कमांडर मंगला का आपको मालूम है कि एक पुरस्कार किस्म की एक एक्टिविटी के तहत उनसे इस्तीफा लिया गया या उनको इस्तीफा दिया गया। अभी वो इसी दरमियान में है। ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है कि उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन जब ये दूसरी जानिब इतला है कि उनसे इस्तीफा लिया गया। तो बहरहाल ये अहम तैनातियाँ हुई हैं, तरक्कियाँ हुई हैं, और मेजर जनरल अहमद शरीफ DGI-SPR जो वो तरक्की पाकर भी वहीं रहेंगे। इससे पहले ये था कि शायद उनको भेज दिया जाएगा हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में, और लेकिन अब फिलवक्त वो यहीं हैं। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक 2 मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर हैं, उनको शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है DGI-SPR के लिए। लेकिन अगर इस वक्त तब्दील किया गया तो वो कहते हैं कि फौरी तौर पे ये इम्पैक्ट या ये पैसेज जाएगा कि शायद उनको DG जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया है और वो किया है जी, बैकफायर हो गया है, इसलिए शायद उनको तब्दील किया गया है। इसलिए उनकी जो ट्रांसफ़र है फिल वक्त रोक ली गई है और उनको वहीं पे प्रमोट करके वहीं काम करने का कहा गया है। तो बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।